नमस्ते। आज हम राजस्थानी लघु चित्रकला यानी मिनिएचर पेंटिंग्स की उस जादुई और बेहद आकर्षक दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां हर रंग और हर बारीक ब्रश स्ट्रोक अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। सोचिए, मध्य भारत के उन विशाल परिदृश्यों से लेकर एक छोटे से कैनवस पर उकेरी गई इतनी बारीक कला। सच कहूं तो ये सिर्फ कला नहीं है, बल्कि रंगों और सोने के पानी में सहेज कर रखा गया एक पूरे युग का जीता जागता इतिहास है। तो चलिए, महलों के भव्य दरबारों से लेकर भक्ति के उन शांत एकांत क्षणों तक की इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफर में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति से, फिर समझेंगे इसके निर्माण की कला को। उसके बाद हम कविता, प्रेम और भक्ति के रंगों को देखेंगे और अंत में मालवा और मेवाड़ जैसी खास शैलियों पर गहराई से नजर डालेंगे। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की कि आखिर इस शानदार सांस्कृतिक विरासत की नींव पड़ी कैसे। अगर हम 16वीं से 19वीं शती के मध्य भारत और राजपुताना के परिदृश्य को देखें तो वहां एक बिल्कुल ही नई तरह की दृश्य भाषा जन्म ले रही थी। अब दिलचस्प बात यह है कि साल 1916 में कला इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी ने इस स्वदेशी कला को मुगल कला के प्रभाव से अलग पहचानने के लिए पहली बार राजपूत चित्रकला शब्द का इस्तेमाल किया था। मुगल कला जहां एकदम यथार्थवादी या रियलिस्टिक थी, वहीं इस कला में भावनाओं और प्रतीकों पर ज्यादा जोर था। लेकिन पता है, जैसे जैसे आधुनिक शोधकर्ताओं ने इस पर और गहराई से काम किया, उन्होंने पाया कि इसे सिर्फ एक नाम देना काफी नहीं है। इसलिए इसकी भौगोलिक और शैलीगत बारीकियों को और सटीकता से दिखाने के लिए इसे राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली के रूप में वर्गीकृत किया गया। अब थोड़ा और करीब चलते हैं और सीधे मास्टर कलाकार की कार्यशाला के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इन उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण होता कैसे था। यकीन मानिए, इन कलाकारों के स्टूडियो में कदम रखना किसी जादुई दुनिया से कम नहीं है। ये कोई अकेले का काम नहीं था, बल्कि एक पूरा मास्टर और उनकी टीम का कलेक्टिव एफर्ट होता था। सबसे पहले बेस तैयार होता था, जिसे वसली कहते हैं। कागज के कई पतले पन्नों को गूंद से चिपकाकर एक मोटी सतह बनाई जाती थी। इसके बाद काले या भूरे रंग से बहुत ही बारीक आउटलाइन या रूपरेखा बनाई जाती थी। फिर उसमें प्राकृतिक रंग और कीमती धातुएं भरी जाती थी और अंत में गोमेद या अगेट पत्थर से इसकी घिसाई की जाती थी। यही वो मास्टर स्ट्रोक था जो इन चित्रों में एक ऐसी जादुई चमक भर देता था जो आज सदियों बाद भी बिल्कुल वैसी ही बरकरार है। क्या कमाल की तकनीक थी ना। और अगर हम इनके टूल्स या उपकरणों की बात करें तो वो सीधे प्रकृति की गोद से आते थे। जरा सोचिए, एक बाल जितनी बारीक रेखा खींचने के लिए ये कलाकार गिलहरी और ऊंट के बालों से बने बेहद नाजुक ब्रश का इस्तेमाल करते थे। इसके साथ ही कीमती धातुओं जैसे सोने, चांदी और प्राकृतिक खनिजों को पीसकर उनमें गोंद मिलाकर रंग तैयार किए जाते थे। प्रकृति के इन्हीं तत्वों का इतना सुंदर और वैज्ञानिक संयोजन ही तो था जिसने इस कला को हमेशा के लिए अमर बना दिया। अब तकनीक से आगे बढ़कर बात करते हैं उन भावनाओं की जिन्होंने इन कैनवस पर असल जान फूंकी, यानी कविता, प्रेम और भक्ति की। इन विजुअल मास्टरपीस को जो असली ऊर्जा मिली वो उस दौर के गहरे साहित्यिक और धार्मिक बदलावों से आई थी, और इसमें सबसे बड़ा रोल था भक्ति आंदोलन का। इस आंदोलन ने कला की दिशा ही पूरी तरह बदल कर रख दी। वैष्णववाद के बढ़ते प्रभाव ने एक ऐसी वैचारिक क्रांति ला दी जहां भगवान कृष्ण अब सिर्फ एक दूरस्थ देवता नहीं रह गए थे, बल्कि उन्हें एक आदर्श रहस्यमयी प्रेमी के रूप में चित्रित किया जाने लगा। आध्यात्मिक भक्ति और रूमानी भावनाओं का ये ऐसा अद्भुत संगम था जिसने चित्रकारों को उनके सबसे जीवंत और इमोशनल विषय दिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 12वीं से 17वीं सदी के बीच लिखे गए कई खूबसूरत ग्रंथ इन कलाकारों के लिए एक तरह से ब्लूप्रिंट या भावनात्मक रूपरेखा बन गए थे। जैसे जयदेव का गीत गोविंद, जो राधा कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम को बेहद खूबसूरती से दर्शाता है। वहीं भानुवत की रसमंजरी और केशवदास की रसिक प्रिया प्रेमियों के मिजाज, उनके रूठने मनाने और भावनाओं को बड़ी बारीकी से समझाती हैं। और फिर 1667 की बिहारी सतसई के भक्ति और बुद्धि से भरे दोहे। इन सभी ग्रंथों ने कलाकारों को एक पूरी डिक्शनरी दे दी, जिससे उन्होंने शब्दों के उन अमूर्त भावों को रंगों और आकृतियों में एकदम जीवित कर दिया। और इसी कड़ी में एक और बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, रागमाला। सोचिए, क्या आपने कभी संगीत को देखा है? रागमाला ने बिल्कुल यही किया। ये संगीत की अमूर्त धुनों का एक मूर्त दृश्य रूप है।
इसमें पारंपरिक रूप से 6 मुख्य पुरुष रागों और उनकी 36 या 42 महिला रागिनियों के परिवारों को चित्रित किया गया है। और हर एक चित्र किसी न किसी विशिष्ट मौसम, दिन के एक खास समय और एक खास मानवीय मनोदशा से जुड़ा हुआ है। ये दृश्यकला और शास्त्रीय संगीत का एक ऐसा जादुई संगम है जहां ऐसा लगता है मानो रंग खुद गा रहे हों और रेखाएं धुन बजा रही हों। उदाहरण के लिए 1550 के आसपास की गीत गोविंद से प्रेरित मेवाड़ शैली की इस कलाकृति की कल्पना कीजिए। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि इमोशनल डेप्थ और रंगों का इस्तेमाल कितने शानदार तरीके से हुआ है। यहाँ हरा भरा जंगल सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि कृष्ण और गोपियों के बीच चल रहे उस दिव्य रोमांस का एक एक्टिव हिस्सा है। लाल, पीले और हरे रंगों का जो तीखा और चटक इस्तेमाल है, वो उस दौर की स्वदेशी चित्रकला की एक बड़ी खासियत थी, जहां हर रंग अपने आप में एक खास भाव या इमोशन को जाहिर कर रहा था। आइए अब अपना ध्यान केंद्रित करते हैं मालवा शैली पर, जिसे हम एक तरह से खानाबदोश कैनवस भी कह सकते हैं। राजपूत कला के इस बड़े से परिदृश्य में मालवा शैली बिल्कुल अलग तरह से उभरकर सामने आती है। 16वीं और 17वीं सदी में पली बढ़ी इस शैली को किसी एक खास शाही दरबार का संरक्षण नहीं मिला था। इसके बजाय ये मांडू, नरसिंहगढ़ और दतिया जैसी जगहों पर घूमने वाले घुमंतू कलाकारों के जरिए आम लोगों और स्थानीय संरक्षकों तक पहुंची। इसी वजह से इसमें आपको कड़े दरबारी यथार्थवाद के बजाय एक सपाट, 2D और बेहद सरल विजुअल लैंग्वेज देखने को मिलेगी। ये शाही तामझाम से दूर सीधे और लोकप्रिय विषयों पर ज्यादा फोकस करती थीं। इसकी ताकत ही इसकी सादगी में थी। अगर हम चौर पंचाशिका परंपरा से निकली इस शुरुआती पांडुलिपि शैली को देखें तो इसमें जो सपाट रंग, एकदम साफ रेखाएं और कोणीय आकृतियां हैं, वो सीधे तौर पर पहले की जैन पांडुलिपि परंपराओं से विकसित हुई हैं। यहाँ 3D इफेक्ट या फालतू की जटिलता दिखाने की कोई कोशिश नहीं की गई है, बल्कि कहानी को एकदम सीधे और स्पष्ट तरीके से बयां करने पर जोर है। ये हमें सिखाता है कि कैसे कोई कला बिना किसी बड़े शाही संरक्षण के भी सिर्फ अपनी जड़ों से जुड़कर फल फूल सकती है। और अंत में चलिए रुख करते हैं मेवाड़ शैली की ओर, जहां हमें दरबार की असली और भव्य उत्कृष्ट कृतियां देखने को मिलती हैं। मालवा के बिल्कुल उलट मेवाड़ शैली का इतिहास काफी स्ट्रक्चर्ड और पूरी तरह से दरबार द्वारा संचालित था। मुगलों के साथ चले लंबे और मुश्किल राजनीतिक संघर्षों के बावजूद कमाल की बात यह है कि मेवाड़ ने अपनी कला को न सिर्फ बचाया बल्कि शाही संरक्षण में इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सफर शुरू होता है 1605 में निसार-दीन की बनाई चावंड रागमाला से। फिर 1628 में राजा जगत सिंह प्रथम के समय इसका स्वर्णिम युग आता है। इसी दौरान मनोहर और साहिबदीन जैसे महान मास्टर्स ने रामायण जैसे महाकाव्यों के जो चित्रण किए वो तो इतिहास बन गए। और धीरे धीरे 1744 तक आते आते यह कला जटिल दरबारी दृश्यों में तब्दील हो गई। शाही संरक्षण का असर ये हुआ कि मेवाड़ के कलाकारों ने गजब की महारत हासिल कर ली थी। वे प्राचीन महाकाव्यों के घने और एकदम एक्शन से भरे पन्नों को उठाते थे और उन्हें बहुत ही शानदार सुव्यवस्थित विजुअल्स में बदल देते थे। जरा इन बहु सिर वाली पौराणिक आकृतियों वाले दृश्यों को ही ले लीजिए। कैनवस के हर एक इंच में एक पूरी कहानी बुनी है। इतनी सारी आकृतियां, इतना सारा एक्शन, फिर भी कुछ भी अस्त व्यस्त या अव्यवस्थित नहीं लगता। यही तो थी मेवाड़ कार्यशालाओं की असली परिपक्वता। और इस परिपक्वता का एक और जबरदस्त उदाहरण है कंटिन्यूअस नैरेटिव, यानी निरंतर कथा तकनीक। साहिबदीन की 1652 की रामायण युद्धकांड वाली कलाकृति इसका बेहतरीन नमूना है। इसमें उन्होंने कहानी को अलग अलग पन्नों में बांटने के बजाय युद्ध की कई लगातार घटनाओं को एक ही बड़े और डायनामिक परिदृश्य में दिखा दिया। इसमें मुख्य किरदार आपको एक ही फ्रेम में कई बार अलग अलग काम करते हुए दिख जाएंगे। ये बिल्कुल एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की तरह है, मानो समय और जगह एक ही कैनवस पर एक साथ चल रहे हों और आप पूरी घटना को एक ही नज़र में जी रहे हों। है ना कमाल? लेकिन जैसे जैसे समय बदला, ये कला भी अपने संरक्षकों की पसंद और बदलते राजनीतिक माहौल का आईना बनती गई। जहां 17वीं सदी में मेवाड़ की कला पूरी तरह से आध्यात्मिक ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और रसिकप्रिया जैसी कविताओं में डूबी हुई थी, वहीं 18वीं सदी तक आते आते इसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। फोकस अब मंदिरों से हटकर सीधे शाही दरबारों और महलों पर आ गया था। अब कला का मुख्य काम भव्य त्योहारों, शिकार के जटिल अभियानों और राजाओं के शक्ति प्रदर्शन को कैनवस पर उतारना बन गया था। तो लघु चित्रकला की इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा के बाद हमारे मन में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल उठता है। जब ये कला आध्यात्मिक भक्ति से हटकर शाही तमाशे और यथार्थवाद की तरफ मुड़ी,
तो क्या इसने अपना वो आदिम, दिव्य और पवित्र सार खो दिया, या फिर क्या ऐसा कहें कि इसने मानवीय अनुभवों, शक्ति और इस सांसारिक वैभव को कैद करने का एक बिल्कुल नया और उतना ही जटिल तरीका खोज लिया? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारी सांस्कृतिक विरासत को देखने के नजरिए को चुनौती देता है, और इस अद्भुत कला के बारे में और अधिक जानने की एक जबरदस्त जिज्ञासा हमारे अंदर छोड़ जाता है।